हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अधिगम के नियमों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस अधिगम के नियमों को या फिर सीखने के नियमों को प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम अधिगम के नियमों के संदर्भ में बात करते हैं या फिर लॉ ऑफ लर्निंग के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये अधिगम के जो नियम हैं ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अब थॉर्नडाइक ने ये अधिगम के नियम दिए हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम के नियमों की संख्या कितनी है? किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा। कुल कितने नियम बताए हैं उन्होंने, तो और कितने भागों में उनको बांटा है? अभ्यास का नियम क्या बोलता है, तत्परता का नियम क्या बोलता है, आंशिक क्रिया का नियम क्या बोलता है, ये जो तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं वो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अधिगम के नियमों के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये अधिगम के जो नियम हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा। अब थॉर्नडाइक अधिगम के कुल कितने नियम देते हैं? 8 नियम। दोस्तों, इससे पहले होता क्या है कि थॉर्नडाइक के द्वारा सन 1913 में, कब? सन 1913 में एक पुस्तक लिखी जाती है। उस पुस्तक का नाम होता है शिक्षा मनोविज्ञान। पुस्तक का नाम क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान। आपसे पूछेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अब थॉर्नडाइक ने 1913 में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। अब इस शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में 1913 में थॉर्नडाइक क्या करते हैं? अधिगम के कुल 8 नियम बताते हैं। कितने नियम बताते हैं? कुल 8 नियम बताते हैं। कौन बताते हैं? आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या करते हैं? एक बार फिर से कह रहा हूँ कि थॉर्नडाइक सन 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक में थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल 8 नियम बताए थे। अब इन 8 नियमों को थॉर्नडाइक ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। एक बताया उन्होंने अधिगम के मुख्य नियम, और दूसरा जो कैटेगरीज है, दूसरा जो खंड है बताया उन्होंने, वो बताया उन्होंने अधिगम के गौण नियम या फिर अधिगम के सहायक नियम। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अधिगम के जो मुख्य नियम हैं, इन मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 3 नियम है। अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम। और अधिगम के जो गौण नियम हैं, गौण नियमों की संख्या कितनी बताई गई है? आप बोलोगे 5। तो 5 और 3 8। अधिगम के कुल कितने नियम बताए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा? कुल 8 नियम बताए गए। और इन 8 नियमों में से 3 नियम हैं हमारे मुख्य नियम और 5 हैं हमारे गौण नियम। तो 5 और 3 8, कुल कितने नियम बताए? 8 नियम। कब बताए? आपका उत्तर होगा 1913 में। 1913 में बताए गए। किस पुस्तक में बताए गए? तो आपका उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, सीखने के मुख्य नियमों के संदर्भ में बात करते हैं। तो दोस्तों, कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अधिगम के जो नियम हैं, इन अधिगम के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है और 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, सीखने के मुख्य नियम। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अधिगम के जो मुख्य नियम उनकी संख्या 3 है, तो वो 3 नियम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, अधिगम के जो 3 नियम हैं, पहला नियम है हमारा तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। अब ये जो प्रभाव का नियम है, इस प्रभाव के नियम को बोलते हैं हम परिणाम का नियम। क्या बोलते हैं? परिणाम का नियम। और इसके अतिरिक्त इस प्रभाव के नियम को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं संतोष या असंतोष का नियम। संतोष या असंतोष का नियम, और अगला बोलेंगे इसको परिणाम का नियम, और प्रभाव का नियम तो है ही इसका नाम। तो 3 नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के मुख्य नियम। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम, तीसरा नियम प्रभाव का नियम या फिर परिणाम का नियम या फिर संतोष या असंतोष का नियम। दोस्तों, अब जब हम इस तत्परता के नियम के संदर्भ में बात करते हैं, तो तत्परता का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने इस तत्परता के नियम में स्पष्ट किया है कि सीखने के लिए सीखने वाला जो व्यक्ति है, सीखने वाला जो बालक है, वो क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने इस तत्परता नियम में स्पष्ट किया कि सीखने वाला जो बालक है वो क्या होना चाहिए? पहले तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, रेडी होना चाहिए सीखने के लिए। तब जा कर के वो बालक क्या कर सकता है? अधिगम को प्राप्त कर सकता है, यानी सीख सकता है। आगे थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या होती है और बालक उस समस्या को सीखने के लिए प्रयत्न करता है, क्या करता है? प्रयत्न करता है। कोई समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो बालक जब प्रयत्न करता है, तो हम कह सकते हैं कि बालक क्या कर रहा है? बालक सीख रहा है।
सीख रहा है बालक, प्रयत्न कर रहा है, मतलब बालक सीख रहा है। आगे थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो बालक सीख सकता है, और बालक जब सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है, अगर नहीं होता है, तो बालक न तो स्वयं सीख सकता है और न उसको कोई अन्य व्यक्ति सिखा सकता है। तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या होना चाहिए, बालक को तत्पर करना चाहिए, बालक को रेडी करना चाहिए सीखने के लिए। बालक को मोटिवेशन देना सबसे पहले आवश्यक है। बालक जब प्रेरित होगा, बालक जब मोटिवेटेड होगा, बालक जब तत्पर होगा सीखने के लिए, तब वो बालक स्वयं भी सीख सकता है, और उसको जो सिखाने वाले हैं वो भी उस बालक को सिखा सकते हैं। और अगर सीखने के लिए बालक तत्पर नहीं है तो न बालक स्वयं सीख सकता है, न बालक को कोई और सिखा सकते हैं। तो ये कहता है हमारा तत्परता का नियम। अब बात करते हैं अधिगम के अभ्यास के नियम की। तो जो दूसरा नियम है हमारा मुख्य नियम के अंतर्गत, उस नियम का नाम है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि जो हमने सीखा हुआ ज्ञान है, उस सीखे हुए ज्ञान का समय समय पर अगर अभ्यास हो, समय समय पर अगर उसकी प्रैक्टिस हो, तो हमारा जो ज्ञान है वो बना रहता है। अगर समय समय पर उसका प्रैक्टिस अगर होती है तो जो ज्ञान हमने सीखा हुआ है वो ज्ञान हमको ध्यान रहता है, याद रहता है। और अगर समय समय पर इसका अभ्यास ना होता हो तो वो जो ज्ञान है वो एक समय बाद वो क्या हो जाता है, विस्मय हो जाता है। विस्मय होने का मतलब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। और तो ये हमारा सीखने का दूसरा नियम था। कौन सा नियम? अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, सीखने के लिए पहले बालक तत्पर होना चाहिए। अभ्यास का नियम क्या है कि जो सीखा हुआ नॉलेज है हम वो स्थायी तभी रहेगा जब समय समय पर क्या होगा, अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। और अगला नियम है हमारा प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने इस नियम में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो व्यक्ति को उस काम से संतोष अगर प्राप्त होता है तो वो उस काम को व्यक्ति बार बार करता है। अगर संतोष मिलता है व्यक्ति को किसी काम से तो व्यक्ति उस काम को क्या करता है, बार बार करता है। और व्यक्ति को अगर संतोष अगर नहीं मिलता है, संतोष की जगह अगर असंतोष मिलता है, संतोष की जगह अगर क्या मिलेगा, असंतोष, तो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को बार बार ना करके, तो उस काम को बार बार नहीं करेगा बल्कि उस काम को एक बार भी नहीं करेगा। बार बार तो दूर की बात है, लेकिन उस काम को अब दूसरी बार अप्लाई ही नहीं करेगा। तो ये इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, संतोष या असंतोष का नियम। इसको हम परिणाम का नियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि थॉर्नडाइक ने इसमें स्पष्ट किया कि जो बालक होता है, बालक प्रभाव का नियम, यानी अगर उसका परिणाम अगर उसको ठीक मिलता है तो उस प्रक्रिया को बार बार अपनाता है। और अगर परिणाम अगर ठीक नहीं मिलता है तो बालक क्या करता है, उस प्रक्रिया को भूल जाता है, उस मेथड को भूल जाता है जो उसके द्वारा अपनाया गया था। तो ये हमारे अधिगम के सीखने के मुख्य नियम थे या फिर अधिगम के मुख्य नियम थे। कितने नियम हैं? 3 नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम में क्या होना चाहिए, पहले तत्पर होना चाहिए। अभ्यास के नियम में पहले जो हमने सीखा हुआ नॉलेज है वो सीखे हुए नॉलेज का समय समय पर अभ्यास होना चाहिए। और प्रभाव का नियम यानी जो हमको परिणाम मिलता है उस परिणाम से अगर हमको परिणाम सकारात्मक मिल रहा है तो हम उस प्रक्रिया को बार बार करेंगे, और अगर नकारात्मक परिणाम मिल रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे, बार बार उसको छोड़ देंगे वहीं पे, अपेक्षाकृत हम सीख नहीं पाते हैं। तो ये हमारे मुख्य नियम थे अधिगम के। अब इसके बात करते हैं हम अधिगम के गौण नियमों की संदर्भ में बात। तो दोस्तों अधिगम के जो गौण नियम हैं, इनका नियम, गौण नियम का मतलब क्या होता है कि सीखने के जो सहायक नियम, इनको सहायक नियम भी बोलते हैं सीखने के, और गौण नियम भी बोलते हैं, और इनको सेकेंडरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब सेकेंडरी लॉ की संख्या कितनी है? आपको पता है कि 5 नियम बताए गए हैं। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। अब ये जो 5 नियम हैं ये कौन कौन से हैं? इनमें पहला नियम है हमारा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। दूसरा नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम है आत्मीकरण का नियम। और 5वां जो नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो अधिगम के गौण नियमों की संख्या कितनी है? 5। आपको बताना है कितने होते हैं कुल नियम? 8।
और इन 8 नियमों में से गौण नियमों की संख्या 5, मुख्य नियमों की संख्या 3। अब हमारा जो फर्स्ट नियम है कौन सा, मनोवृत्ति का नियम। अब मनोवृत्ति के नियम में थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट कर रहे हैं, थॉर्नडाइक स्पष्ट कर रहे हैं इस मनोवृत्ति के नियम में कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी हमारा जो एटीट्यूड है, जिस मनोवृत्ति से हम किसी काम को करेंगे तो वैसे ही हमको क्या मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी। तो हमारा जो मनोवृत्ति है, इसलिए सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यानी हमारी जो मनोवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सीखना किस पे निर्भर करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। या फिर आप बोलोगे कि सकारात्मक मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, सकारात्मक मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये हमारा मनोवृत्ति का नियम है। मनोवृत्ति का नियम क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को आप जिस मनोवृत्ति से करेंगे तो उसी मनोवृत्ति से हमको क्या मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, ये मनोवृत्ति का नियम। अब अगला जो नियम बनता है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गौण नियमों में से जो अगला नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बोल रहा है कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करके सीखना बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। यानी बालक कैसे सीखता है, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को करके, बहुत सारे रिस्पॉन्स दे करके बालक क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। ये हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम स्पष्ट कर रहा है। तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब इसके अतिरिक्त तो हमारा जो अगला नियम है, आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का जो नियम है, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है जब, तो हम अपेक्षाकृत उस काम को क्या करते हैं, उस काम में हमको जल्दी सफलता मिलती है। जब हम किसी काम को छोटे छोटे भागों में, उसको छोटे छोटे खंडों में उसको विभाजित करते हैं तो हमको उस कार्य में क्या मिलती है, अधिक तीव्र गति से सफलता मिलती है। ये हमारा आंशिक क्रिया का नियम कह रहा है। अब इसके अतिरिक्त हमारा जो अगला नियम बचता है, आत्मीकरण का नियम। अब आत्मीकरण का नियम क्या स्पष्ट कर रहा है कि आत्मीकरण का नियम यानी नए कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। यानी आत्मीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो ज्ञान हमने पहले से सीखा हुआ होता है, जिसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर जब नवीन ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आत्मीकरण। और ये ही हमारा आत्मीकरण का नियम बता रहा है कि जो ज्ञान हमने पहले से सीखा हुआ है उस ज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा आत्मीकरण का नियम बता रहा है। तो दोस्तों हमारा जो अंतिम नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या, हमको थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि इस नियम में हम संबंध परिवर्तन या संबंध, इसको हम क्या बोलेंगे, संबंधित परिवर्तन का नियम भी बोलते हैं, या फिर इसको अनुकूलित अनुक्रिया का नियम तो नहीं कहेंगे, खैर तो क्या बोलेंगे इसको, संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम में क्या होता है कि संबंध स्थापित करके हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं, संबंध स्थापित करके ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ये हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि अधिगम के कुल कितने नियम बताए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा 8 नियम। अधिगम के कुल नियमों की संख्या कितनी है, 8। कब दिए गए हैं, 1913 में। किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। किस पुस्तक में दिए हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो नामक पुस्तक है वो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है, शिक्षा मनोविज्ञान। इस पुस्तक में उनके द्वारा जो है वो अधिगम के कुल 8 नियम बताए गए, जिनमें उन 8 नियमों को 2 कैटेगरीज में, 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया। पहला जो नियम है वो बताया उन्होंने मुख्य नियम होता है, मुख्य नियम 3 नियम, और जो गौण नियम है दूसरा बताया उन्होंने गौण नियम। गौण नियमों की संख्या बताई उन्होंने 5 और मुख्य नियमों की संख्या बताई उन्होंने 3। तो 5 और 3 8, कुल 8 नियम। और ये जो पहला नियम है हमारा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और ये गौण नियमों में से हमारा कौन कौन से नियम होते हैं, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।